हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे अपकमिंग प्री और मेंस एग्जामिनेशन में, वो चाहे आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो। इस डिस्कशन में मैं आपको चीज़ें समरी के फॉर्म में बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ताकि आप चीज़ें खुद से थोड़ा पढ़ें और जो पीडीएफ है उसको पढ़ के खुद से समझने की कोशिश करें। बाकी ध्यान रखिएगा, जो ओवरऑल आइडिया है वो मैं आपको बता दूंगा, ओके। और कौन से आइडियाज़ जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्री और मेंस में, वो बताने की कोशिश करूंगा। ये जो भी एनालिसिस है, जो आपका यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस का ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें जो भी चीज़ें मेंशन की गई है उसके लिहाज से है, और पास्ट ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर है लास्ट 20 टू 25 ईयर्स के यूपीएससी के एज वेल एज डिफरेंट स्टेट पीसीएस के, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ट्रेंड रहा है, किस वजह से क्वेश्चन पूछा गया है, इन सभी चीज़ को एनालिसिस करते हुए ही ये जो हम डिफरेंट आर्टिकल आपको बता रहे हैं वो उस हिसाब से है, ताकि चीज़ें ऑथेंटिक रहे, क्रेडिबल रहे। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। बाकी ध्यान रखिएगा, एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। हम आपको फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। तो मैं सजेशन देता हूं कि आप फाउंडेशनल कोर्स से ही जुड़े, जिसमें हम लगभग 1 साल के अंदर आपको पूरी चीज़ें कम्प्रीहेंसिव तरीके से प्रोवाइड करेंगे। जो भी सिलेबस में चीज़ें मेंशन की गई है, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा, और सिलेबस के हिसाब से आपका कम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा फॉर प्री एंड मेंस। एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा सभी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएंगी। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जो इश्यूज़ हैं, ओके, जो आपके लर्निंग गैप्स है, उसको टैकल किया जाएगा। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, जिसमें एनरोल होकर आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। बाकी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, एडॉप्ट फॉर्मलाइजेशन। तो अभी हमारे देश में क्या है, जो आपके वर्कर एंड लेबर है, उनके फॉर्मलाइजेशन को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा होता हमें दिखते आ रहा है। तो अभी इसमें जो इशू है वो क्या है कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो भी हमारा फॉर्मल सेक्टर है, वो क्या करता है, मोस्ट ऑफ दी जो वर्कर्स है उनको आपके इनफॉर्मली हायर करता है, मतलब ऑन पेपर हायर नहीं करता है। क्यों? उससे क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है वो कटिंग हो जाएगा कंपनी का। लो स्किल्ड वर्कफोर्स को इस्तेमाल करेंगे, जिससे बेटर प्रोडक्टिविटी ना हो, लेकिन क्या है, एटलीस्ट आपकी क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो, और जो आपके लेबर है, वर्कर है, उनको कोई आपका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना ना पड़े, जैसे आपके पेंशन स्कीम हो, या फिर कोई एक्सीडेंटल बेनिफिट हो, मैटरनिटी बेनिफिट हो, ओके, फिर आपका जो प्रोविडेंट फंड हो, इन सभी का एक्चुअली व्यवस्था किया जाना चाहिए बाय द इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थ्रू फॉर्मलाइजेशन। लेकिन वो अडॉप्ट नहीं करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे देश के जो आपके 90% वर्कफोर्स है, उनका सोशल सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो पाता है। और उससे क्या होता है, जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब फाइनेंशियली आपके या फिर सोशल सिक्योरिटी वाइज जब आपके वर्कर्स सिक्योर नहीं होंगे, तो उनके ऊपर क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा, और ये देश के ऊपर भी एक क्या करेगा, आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी जो डिमांड जितनी बूस्ट होनी चाहिए उतनी नहीं होंगी, गवर्नमेंट के ऊपर आपका जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा। इसीलिए ज़रूरी यह है कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करे, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करे। तो एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन, तो अभी क्या करते हैं, आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लेते हैं। तो ओवर 40% ऑफ वर्कर्स इज कॉन्ट्रेक्चुअल। तो ये क्यों करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअली, कि जब तक चाहिए रखा, उसके बाद उसको फायर कर दिया। तो ये कॉस्ट ड्रिवन है रादर देन स्किल ओरिएंटेड। फिर इसका इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस आप देख सकते हैं कि इससे प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस होती है, और ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाता है वर्कर्स को, क्योंकि वो आपके एक छोटे समय के लिए ही रहते हैं। फिर इसमें एथिकल और लीगल कंसर्न क्या है, जो वेज इनइक्वालिटी है, जिसको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लिया जाता है उसको बेटर पे नहीं किया जाता है देन दी आपके जो परमानेंट एम्प्लॉय है। अप टू 85% आप वेज गैप को देख सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि पॉलिसी डिस्टॉर्शन होता है, ओके, जो लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज, वो फुलफिल नहीं किया जाता है। पोटेंशियल ऑफ फॉर्मलाइजेशन क्या रहता है, जॉब स्टेबिलिटी रहती है, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्किल बिल्डिंग होता है, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्या करना है, डिफरेंट इनिशिएटिव्स को ऑलरेडी ले चुके हैं, उसको बेटर इम्प्लीमेंटेशन करना है। जैसे लेबर कोड है,
फिर आपका प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव अभी हाल ही में देखा था, ईपीएल, उसको हम देख सकते हैं। फिर आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं अंडर 2020 का जो कोड है। ओके तो इसीलिए हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको अगर हम रियलिटी में उसका जो फ्रूट है उसको रेपन करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि जो फॉर्मलाइजेशन है वो हमारे देश में हो। तो ध्यान रखिएगा, लेबर फॉर्मलाइजेशन, वर्कर फॉर्मलाइजेशन को लेके क्वेश्चन बन सकता है और पूरा चांसेस रहेगा मेंस में। ओके नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये बात करता है अबाउट व्हाट डिड दी आईसीजे। आईसीजे जो एक आपका 6 ऑर्गन का एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने क्या कहा है क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस के बारे में। तो अभी जो क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस है, डिफरेंट जो आपके प्रोटोकॉल्स है, उसके तहत डिफरेंट जो डेवलप नेशंस है वो अपना ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर रही है। तो अभी जो जब आपके डोमेस्टिक लेवल पे कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको क्या करते हैं, हमारे देश के जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है वो उसको देखती है, इंटरप्रेट करती है, जजमेंट देती है। ठीक उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे कोई लॉ है, कोई प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है या फिर उसको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है तो उसको आपका आईसीजे में उसको सॉल्व किया जाता है। तो हाल ही में आईसीजे में आपके क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस को लेके डिस्कशन हुई और उसमें आईसीजे ने कहा कि आपकी जो डेवलप नेशंस है वो अपने ऑब्लिगेशंस से पीछे नहीं हट सकती है बिकॉज ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। क्योंकि पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट है 2015 का, वो क्या कहता है, आपका फ्लेक्सिबल गोल देता है कि नेशन खुद डिटरमाइन करेंगे कि वो कितना आपका पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। तो उससे आप देख सकते हैं जो डिफरेंट आपके डेवलप नेशंस है लाइक यूएसए, वो आपके पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जैसे डील से विड्रॉ कर रहे हैं, इसको ऑब्लाइज नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है स्पेशली डेवलप्ड नेशंस ज़्यादा फेस नहीं कर रही है, जो डेवलपिंग नेशंस है उनके साथ एक क्लाइमेट इनजस्टिस देखा गया है। तो इसीलिए आपके जो भी प्रोटोकॉल्स पास्ट में फॉलो की गई है, जैसे 1992 का अर्थ समिट हो, 1997 का कियोटो प्रोटोकॉल हो, इन सभी को फॉलो करना ज़रूरी है। 1997 का कियोटो प्रोटोकॉल स्पेशली, जिसमें जो एनेक्स 1 एनेक्स 2 कंट्री है उनको जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को डेवलप करना है और हेल्प करना है डेवलपिंग नेशंस को, अंडर डेवलप्ड नेशंस को, बाय फाइनेंसिंग देम, बाय ट्रांसफरिंग देम टेक्नोलॉजी। तो वो जो ऑब्लिगेशन है वो डेवलप नेशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। उसी को आपका आईसीजे ने अपने वर्डिक्ट में बताया है। ओके कि जो ऑब्लिगेशन है वो डेवलप नेशंस छोड़ नहीं सकती है। जो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल है अंडर कियोटो प्रोटोकॉल, जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो डाउट अर्थ कॉमन है सबके लिए, इसमें जो पोल्यूशन है सभी को इम्पैक्ट कर रहा है मोर और लेस, लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ठीक करने का वो डेवलप नेशंस के ऊपर ज़्यादा है। क्योंकि डेवलप नेशंस ने क्या किया है, 1850 से ही आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया है। तो इसीलिए हिस्टोरिकल जो एमिशन है वो डेवलप नेशंस का ज़्यादा है। दैट इज़ वाई डेवलप नेशंस नीड टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन विद इन देयर कंट्री ऑल्सो एंड बाय हेल्पिंग अदर नेशंस टू। तो खुद के देश के अंदर वो रिन्यूएबल ट्रांजिशन करे और दूसरे देशों की को भी रिन्यूएबल ट्रांजिशन में मदद करे। ओके तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, ध्यान रखिएगा, पूरा चांसेस है इस बार आने का। तो जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कियोटो प्रोटोकॉल जो अभी बताया, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, फिर आपका कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, तो इन सभी चीज़ों को पूछा जा सकता है एग्जाम में। बाकी आपके प्रीलिम्स में इन जो प्रोटोकॉल्स है इनके जो डिफरेंट आपके प्रोविजंस है उनको पूछे जा सकते हैं। ऑलरेडी APSC में पूछा है कि आपका जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है वो आपका जो राइजिंग टेम्परेचर है उसको कितना हद तक लिमिट करना चाहता है, आपका मिनिमम 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। ओके तो इन सभी चीज़ों को पूछा जा सकता है। बाकी वे फॉरवर्ड में आपको ऑपरेशनलाइज करना है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी को, देन ग्लोबल साउथ नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी लेने हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग रिफॉर्म्स करने ज़रूरी है ताकि डेवलप नेशंस ज़्यादा फाइनेंस करे। ओके लिटिगेशन कैपेसिटी बिल्डिंग करनी ज़रूरी है, आईसीजे ने जो भी कहा है उसको फॉलो अप करना ज़रूरी है, और इक्विटी फोकस करना ज़रूरी है। इक्विटी फोकस मतलब जो डेवलप नेशंस है उनको ज़्यादा आपका जो दायित्व है वो पालन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है लिसनिंग टू बर्ड्स, काउंटिंग देम टू, काजीरंगा सेंसस दैट PM मेंशन। तो हाल ही में जो हमारे देश के ऑनरेबल PM साहब है उन्होंने मन की बात में आपके काजीरंगा में जो सर्वे हुई है, बर्ड काउंटिंग हुआ है, उसके बारे में जिक्र किया है। तो आपका जो वोकल है बर्ड का उसको
सेंसस उसके बेस पे सेंसस किया गया है और बर्ड जो है उसको काउंटिंग की गई है। तो देखते हैं इसमें कि आपका जो मेथड लगाया गया है उसको बोला गया है पैसिव एक्वास्टिक मॉनिटरिंग। तो पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में और मेंस में आप जिक्र कर सकते हैं कि पैसिव एक्वास्टिक मॉनिटरिंग के तहत क्या किया जा रहा है, जो बर्ड्स है उनके जो वोकल है उसको ट्रैक किया जा रहा है और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के ज़रिए कितने स्पीशीज़ है, कितने पॉपुलेशन है उसको पता लगाया जा सक रहा है, ताकि बर्ड्स को किया जा सके आपका बेटर प्रिजर्व किया जा सके, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बेटर आपका प्रिजर्व किया जा सके। ओके, तो अभी क्या है, ये जो आर्टिकल है इसको आपके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिहाज से पूछा जा सकता है। जिस तरीके से हमने डिफरेंट स्पीशीज़ बेस्ड पॉलिसीज़ लिए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। ओके, और उसी के साथ आपके प्रोजेक्ट टाइगर में जो पग मार्क आपका सर्वे है, उसी तरीके से बर्ड के लिए भी ये सर्वे है। तो ये गवर्नमेंट की डिफरेंट इनिशिएटिव है जो क्या कर रही है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो एक्शन प्लान है जिसके तहत हमें क्या करना है, आपका बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, उसके लिए ये एक्शंस लिए गए हैं। ओके, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वेस्ट वर्सेस रेस्ट ऑफ फिक्शन। काफ़ी मुझे इंसाइटफुल एंड बहुत अच्छा लगा ये आर्टिकल। कैसे अच्छा लगा कि आपकी जो वेस्ट का जो डोमिनेंस है वर्ल्ड में, स्पेशली आप देख सकते हैं यूरोपियन के नेशन का हो या फिर जो आपके अमेरिका का जो डोमिनेंस है, ओके, स्पेशली वेस्ट का जो डोमिनेंस है यूरोप एंड अमेरिका, तो वो डोमिनेंस सिर्फ इकोनॉमिक डोमिनेंस नहीं है, उस डोमिनेंस में आप एक कल्चरल हेजीमोनी भी देख सकते हैं। ओके, तो कल्चरल हेजीमोनी या फिर जो आइडियोलॉजिकल हेजीमोनी है ऑफ वेस्टर्न नेशन, like liberalism, right based approach, scientific revolutions, okay, research and development, तो ये जो सभी चीज़ें हैं इसके वजह से क्या है, जो वेस्ट का जो ऑर्डर है, वेस्ट का जो आइडियोलॉजी है वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। ओके, जो डिफरेंट नेशंस है वो वेस्टर्न जो आइडियाज है, वैल्यूज़ है, उनको आपके एडमायर करते हैं, इवन अडॉप्ट करते हैं, उनको इमिट करते हैं। अभी अगर आप रेस्ट में देखें तो रेस्ट में इसमें आपका एशिया, अफ्रीका, इन रीजन्स की बात कही गई है, साउथ अमेरिका, इन रीजन्स की बात कही गई है। तो इन रीजन में अभी आप देख सकते हैं कंट्रीज लाइक चाइना इज ग्रोइंग, तो चाइना इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है कि वो वेस्ट को आपका चैलेंज कर पा रहा है, वेस्ट का जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज कर पा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ बताई गई है कि जो चाइना जो एक वर्ल्ड में लीडरशिप दे पाएगा इन फ्यूचर, वो काफ़ी डाउटफुल है। वो हार्ड जो हेजीमनी है वो एस्टैब्लिश कर पाएगा थ्रू मिलिट्री पावर और थ्रू इकोनॉमिक पावर, लेकिन जो आइडियोलॉजिकल हेजीमनी है वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज अगर देखें चाइना में खुद के देश में ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, कोई राइट बेस्ड अप्रोच नहीं है, राइट को कर्टेल किया जाता है, डेमोक्रेसी अभी भी नहीं आई है। ओके, आपके लिबरल थॉट्स को आपका नहीं आपका एनकरेज किया जाता है, डिसेंट को नहीं एनकरेज किया जाता है। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। हो सकता है चाइना ग्रो कर सकता है, लेकिन उनके ऑथोरिटेरियन टेंडेंसीज की वजह से उनका जो आइडियोलॉजिकल आपका मेकअप है वो वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये आर्टिकल। नेक्स्ट है नॉट जस्ट मोर बट बेटर जॉब्स। तो अभी ध्यान रखिएगा कि जॉब क्रिएशन, अभी जैसे कोई आपका जो हमारे देश में जो जॉब है, ओके, बहुत सारे जॉब अवेलेबल है नो डाउट, लेकिन वो जॉब की जो क्वालिटी है वो बेटर नहीं है, उसको हर इंसान नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमारे देश में क्या है, बेटर जॉब को आपका इंश्योर करना काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली जो हमारे जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, ओके, उनके लिए अभी जॉब की काफ़ी क्रंचेस आप देख सकते हैं। और अगर जॉब है भी तो उसमें आपकी बेटर पे नहीं है, बेटर सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए देश क्या अभी आपका डिमांड कर रहा है, या फिर देश को क्या चाहिए, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। उसके लिए आपका बेटर एजुकेशन, बेटर स्किलिंग, बेटर हेल्थ फैसिलिटी, ओके, बेटर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेटर लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है उसको डेवलप करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो भी मैंने आपको अभी की वर्ड्स बताई उन के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी प्रीलिम्स में, स्पेशली मेंस में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट स्पेशल इंटेंसिव जो वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है बिहार में, उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है कि जो आपका
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, वोटर लिस्ट का रिवीजन बिफोर बिहार असेंबली पोल, तो उसको बहुत जो अपोजिशन पार्टीज है वो क्रिटिसाइज कर रही है कि इसमें आपका टारगेटेड क्या किया जाएगा, वोटर को लिस्ट से आउट किया जाएगा और डेमोक्रेसी के साथ ये एक कॉम्प्रोमाइज़ होगा। लेकिन अगर इसको आप एक बेटर पर्सपेक्टिव्स और साइंटिफिक एनालिसिस के ज़रिए देखें तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि आपका ध्यान रखिएगा बिहार का जो इलेक्टोरल रोल है उसमें पाया गया है कि 22 लाख जो इलेक्टोर्स है वो डिसीज्ड है, वो हमारे मतलब आपके उनका डेथ हो गया है। 36 लाख जो है वो परमानेंटली कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए हैं, अनट्रेस्ड है, वो कहीं दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाना, वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी ले लेना। ओके, फिर 7.24 लाख लोगों का अभी भी अंडर वेरिफिकेशन है और 1.2 लाख का नाम येट टू बी रिसीव्ड है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि वोटर लिस्ट को आपका क्या किया जाए, क्लीन एंड नीट रखा जाए, जो एक्चुअल वोटर्स है उन्हीं का नाम रहे। तभी क्या है, बेटर आपका जो इलेक्शन का जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन किया जा सकता है, जो डेमोक्रेसी का जो क्रेडिबिलिटी है उसको इंश्योर किया जा सकता है। बस ध्यान रखना ज़रूरी है। इसका क्रिटिसिज्म एक ये है कि इससे क्या है, आपके जो जेन्युइन वोटर्स है वो आपके लेफ्ट आउट हो सकते हैं, तो उसको लेफ्ट आउट नहीं होने देना है। बाकी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसको पूरे देश में चलाना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई किया जा सके, इलेक्शन के इंटीग्रिटी, डेमोक्रेसी का इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करके रखा जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है ब्रिजिंग लर्निंग गैप। तो हमारे देश में क्या है, आप प्राइमरी एजुकेशन देखिए, सेकेंडरी या फिर आपके हायर एजुकेशन है, हर लेवल पे हम लर्निंग गैप्स देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके प्राइमरी लेवल पे क्या है, न्यूमेरिसी, फाउंडेशनल न्यूमेरिसी एंड लिटरेसी में गैप देखी जा रही है, इसीलिए सेकेंडरी एजुकेशन में बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और हायर एजुकेशन में जो है आपका, उसमें क्या प्रॉब्लम है, जो इंडस्ट्री एकेडमिया है वो मिसमैच है। मतलब इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रही है और एकेडमी जो पढ़ा रही है वो मिसमैच हो रहा है, इसीलिए जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो नहीं खुल पा रही है। इसीलिए क्या करना है, हमारे एजुकेशन में बेटर आपके लर्निंग आउटकम के लिए जो आपके डिफरेंट रिसोर्सेस है उनको अप्लाई करना काफ़ी ज़रूरी है। पहला फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड करिकुलम, थर्डली आपका जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों में ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, इंक्लूडिंग टीचर्स एजुकेशन। ओके, देन बिल्डिंग डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कॉलेजेस, कॉलेज बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी, ओके, डिजिटल लाइब्रेरी एट्सेट्रा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है इंडियाज इम्पेरेटिव फॉर अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। तो इंडिया को ऐसा क्या करना है जिससे हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो अभी नेशनल सिक्योरिटी हम जब बात करते हैं तो हमें लगता है सिर्फ क्या करना है, आपका गोला बारूद को ही हासिल करना है या फिर आपकी जो पुलिस है या फिर मिलिट्री की स्ट्रेंथ ही बढ़ानी है। उससे भी पहले पूरा जो नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है उसको हम कई डायमेंशन से देख सकते हैं। एक तो इकोनॉमिक डायमेंशन से, क्योंकि हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है, तो इकोनॉमिकल जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो देना ज़रूरी है। सेकेंडली आपका एजुकेशनल जो सिक्योरिटी है वो देना ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी देना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद हमारे जो देश के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना ज़रूरी है, ताकि हमारे जो इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरियाज है, टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज है, उनको हम टेकल कर सके। फिफ्थली जो बॉर्डर एरियाज है उनको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसीलिए जब सिक्योरिटी की बात होती है ना, तब आपको डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड करना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशनल सिक्योरिटी। ओके, उससे बेटर ह्यूमन रिसोर्स आपका बनेगा, सोसाइटी में डिवाइड कम रहेगी तो कन्फ्लिक्ट कम रहेगा, फ्रिक्शन कम रहेगा, देश के अंदर जो आपकी अशांतियाँ फैलती है, कम्युनल रायोट्स, इंसर्जेंसी, ओके, अनएम्प्लॉयड जो है वो आपके जो टेररिज्म हो या फिर इंसर्जेंसी, इनमें जाते हैं। तो इसके लिए नहीं जाने के लिए क्या करना ज़रूरी है, डिफरेंट रीजन का इवेंट डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, तभी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। तो पहले हमने देखा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इंडियाज इकोनॉमिक राइज इज अनइवन एंड फ्रेजाइल, तो इवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। तो अभी सीधा सीधा हमें आपका ग्रेट पावर का स्टेटस नहीं मिल जाएगा, उसके लिए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, फिर नेशनल सिक्योरिटी का जो स्ट्रैटेजी है, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो थ्रेट है, पाकिस्तान से जो थ्रेट है, उनको मिटिगेट करना पड़ेगा। ओके, और बेटर हम डिफरेंट रीजन के साथ इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी।
ओके फिर हॉस्टाइल नेबर्स को टैकल करना होगा, लाइक पाकिस्तान से जो टेररिज्म आता है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग है, वो देख सकते हैं, चाइना के साथ बॉर्डर टेंशन्स है। ओके फिर इंटरनल सिक्योरिटी का जो कॉम्प्लेक्सिटी है, लाइक टेररिज्म इन JNK, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, माओइज्म और नक्सलिज्म इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज इन ईस्टर्न इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया। फिर टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि हम क्या कर सके, डेटरेंस दे सके, हम अवरोध कर सके जो भी सिक्योरिटी इश्यूज आ रही है वो। इसीलिए हमें क्या करना है, एक आपका मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच लेना काफ़ी ज़रूरी है। लास्ट आर्टिकल है वाई एज ऑफ कंसेंट लॉ नीड अ नुआंस्ड रीथिंक। लास्ट नहीं, ये लास्ट से पहले वाला आर्टिकल है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ दिन पहले हमने पॉक्सो एक्ट के बारे में बात किया था। तो अभी पॉक्सो एक्ट में क्या होता है, आपके जो कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ होती है बिटवीन द कंसेंटिंग एडोलसेंट, ओके, जो आपके एडोलसेंट और एडल्टहुड के बीच में है, जो एक ट्रांजिशन स्टेज में है। ओके तो अभी जो बायोलॉजिकल चेंजेस है, जो हार्मोनल चेंजेस है, वो तो आपके ये नहीं समझ पाती है ना कि जो बच्चा है 17 साल का है या 19 साल का है। तो 17 और 18 और 19 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ओके तो बॉडी ट्रांजिशन होने लगती है, बायोलॉजिकल ट्रांजिशंस दिखने लगते हैं 14 15 से 17 18 19 अप टू 30 तक होते रहता है। तो अभी इसमें जो आपके बिलो 17 18 के बच्चे हैं, ओके 14 15 से लेके उनके बीच में आपका क्या होता है, जब कंसेंचुअल कोई रिलेशन बनता है तो उसमें जो लड़का होता है उसको आपका क्या किया जाता है, विक्टिमाइज कर दिया जाता है, उसके ऊपर डिफरेंट फॉल्स केसेस लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, टीन एज का जो बच्चा है उसका लाइफ बिगड़ जाता है। और इससे क्या होती है, जो लड़की होती है उसको भी जो उसका बॉडीली ऑटोनॉमी होता है, उसकी जो बॉडी की डिमांड होती है या फिर जो साइकोलॉजिकल इमोशनल फिजियोलॉजिकल नीड होती है, उसमें एक कर्टेलमेंट देखा जाता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने, डिफरेंट आपके हाई कोर्ट ने इस चीज़ को बार बार दोहराया है कि आपके पॉक्सो एक्ट के तहत आपका जो ये एक ग्रे एरिया रह गया है उसको टैकल करना ज़रूरी है। तो अभी कनाडा जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, इसमें कुछ एक्सेप्शंस रखी गई हैं, ओके, कि आपके जो कंसेंटिंग जो आपके एडोलसेंट रिलेशंस है उसको एटलीस्ट क्रिमिनलाइजेशन ना किया जाए, उसको डीक्रिमिनलाइज किया जाए। तो ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट आर्टिकल है इंडियाज डिस्टेंट प्रोमिसेस। तो कौन से दो प्रोमिसेस है जो काफ़ी दूर है और उसके लिए जो आपकी पॉलिसीज ली गई है उनको इसमें क्रिटिसाइज किया गया है। तो जो दो हमारे एस्पिरेशंस है या फिर एम्बिशियस गोल है, वन इज टू बिकम विकसित भारत बाय 2047 एंड अनदर इज टू बिकम नेट जीरो बाय 2070। तो इसके लिए ये आर्टिकल में आपकी इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि विजन विदाउट क्लियरिटी, कि क्लियरिटी नहीं है कि विकसित भारत 2047 के लिए हम अभी कंक्रीट क्या आपका जो पॉलिसीज है उसको अपना रहे हैं, नेट जीरो 2070 के लिए हमारे क्या जो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ है उनको सेट करना ज़रूरी रहेगा, इकोनॉमी में हो, आपके पॉलिसी में हो या फिर आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हो, ओके, तो उसमें हम ग्रीन ट्रांजिशन में हो, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे उसका क्रिटिसिज्म इसमें दिया गया है कि गवर्नमेंट के पास जो विजन है वो तो है, लेकिन उसके लिए जो उसमें जो प्लानिंग है वो उसमें थोड़ी लेक्यूनेस देखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसमें आप ध्यान रखिएगा, मेंस का क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप उसको भी अगर पढ़ लेंगे ना तो पूरा आर्टिकल का जो जिस्ट है, समरी है, एग्जाम में आप लिख सकेंगे। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ओके, हम उसको कैटर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।